नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआईटी में। हम लोग जीआईटी देख रहे हैं। जीआईटी में भी हमने लास्ट वीडियो तक हमने ईसोफेगस की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को हमने देखा। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पूरा पार्ट कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंस होगा। एंड सर्जिकल पार्ट भी अपन इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ सर्जरी की डिमांड होती है, जो सर्जिकल पॉइंट सर्जरी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा। साथ में आप जो अपना एग्जाम पास करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, वहाँ पर भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं या कोई पार्ट जैसे हम स्टमक स्टार्ट करने वाले हैं तो उसकी प्रॉपर पैथोलॉजी को, प्रॉपर उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ट्रीटमेंट के मोड को समझने के लिए आपको उसकी जनरल एनाटॉमी एंड थोड़ी सी फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए। वैसे अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते ही हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में होगा, तो जब आगे हम डिजीज़ पढ़ेंगे तो प्रॉपरली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टमक जो है क्या होता है? ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो स्टमक है ये आप देख पा रहे होंगे। एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका, डायलेटेड पार्ट ऑफ जीआईटी ऐसा पार्ट होता है। यदि हम बोलेंगे डायलेटेड पार्ट ऑफ जीआईटी, वो क्या होता है? स्टमक होता है। डायलेटेड पार्ट ऑफ जीआईटी क्या होता है? स्टमक होता है। दूसरा हम बात करते हैं जे शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी कैसा होता है? ये जे शेप में होता है बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ईसोफेगस यहाँ एंड होता है, यहाँ से लेके आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहाँ तक का जो पार्ट है वो होता है। तो डायलेटेड पार्ट है जीआईटी का, ये आपको याद रखना है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है जो बिटवीन कहाँ से कहाँ होता है, ईसोफेगस और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, कार्डियक एंड, ठीक है, कार्डियक एंड होता है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला ये पार्ट है, ये कार्डियक एंड कहलाता है स्टमक का। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है आपको दिख रहा है ये आपका कहलाता है फंडस पार्ट। ये जो पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बॉडी या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक कहते हैं। उसके नीचे आपको दिख रहा है ये पाइलोरस पार्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पाइलोरस पार्ट है। ठीक है, तो पाइलोरस पार्ट में आपको मिलेगा पाइलोरिक एंट्रम मिलता है, पाइलोरिक कैनाल मिलती है, कैनाल है, एंड पाइलोरिक इंस्फिंक्टर मिलता है, ये इंस्फिंक्टर याद रखना है। ये पाइलोरिक एंट्रम कहलाएगा आपका, और ये जो आपकी है कैविटी कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी जो है पाइलोरिक कैनाल जो कहलाएगी। ठीक है, तो जो पाइलोरस पार्ट होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। पाइलोरिक एंट्रम हो गया, पाइलोरिक कैनाल हो गई, एंड पाइलोरिक इंस्फिंक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कार्डियक पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, बॉडी पार्ट जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक होता है, एग्जाम में आता है। पाइलोरस पार्ट भी 3 पार्ट में है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक इंस्फिंक्टर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये जो होता है लेज़र कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेज़र कर्वेचर कहलाता है। और आपको बता दें लेज़र कर्वेचर कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्व बन रहा है ये वाला, ये कहलाता है लेज़र कर्वेचर, और जो अटैच होता है लेज़र ओमेंटम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, ये होता है लेज़र कर्वेचर। और ये अभी आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना, लेवर कर्वेचर में हमको अल्सर्स मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बोले कोई वो अल्सर है तो आपको समझ जाना है कि स्टमक के कौन से पार्ट में है, लेज़र कर्वेचर वाले पार्ट में आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा मैं आपको। तो लेज़र कर्वेचर कहलाता है जो लेज़र ओमेंटम से जुड़ा होता है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ स्टमक का, ये कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है, जो ग्रेटर ओमेंटम से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ग्रेटर ओमेंटम से। यहाँ पर क्या होते हैं? पूरे लेज़र ओमेंटम होते हैं, और इधर क्या होता है? पूरा ग्रेटर ओमेंटम होता है। लेज़र कर्वेचर, लेज़र ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर ओमेंटम से जुड़ा होता है। और ये जो ओमेंटम पार्ट होता है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है?
जो आपका लेज़र मोमेंटम पार्ट, लेज़र कर्वेचर पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर सप्लाई, जो आपके स्टमक की जो वेस्कुलर सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो स्टमक के आजू बाजू की जो वेस्कुलर सप्लाई होती है और जो नर्व सप्लाई होती है, वो लेज़र मोमेंटम में एंड ग्रेटर मोमेंटम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कार्डियक एंड है, फंडस एंड है, बॉडी है, लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी स्टमक का, पाइलोरस में पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है, लेजर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, लेजर कर्वेचर अटैच विथ ग्रेट लेजर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर अटैच विथ ग्रेटर ओमेंटम, और जो ओमेंटम है चाहे लेजर हो चाहे ग्रेटर हो, इसमें जो है एग्जैक्टली आपका जो वेस्कुलर सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अ, आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आगे हम लोग। हम्म, ठीक, आगे चलते हैं। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये आपको याद रखना है, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पॉइंट पहला है, इसमें होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी एंड सम गैस्ट्रिक आर्टरीज। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी एंड सम गैस्ट्रिक आर्टरी इसमें होती हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो सीलियक प्लेक्सस, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो क्या होता है, सीलियक प्लेक्सस। क्या होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, किसका पार्ट है, हम बोलेंगे मतलब सीलियक प्लेक्सस से। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी जो है वो हेपेटिक आर्टरी से इसकी ओरिजिन हो रही है, हेपेटिक आर्टरी का ये फाइनली फॉर्म कर रही है। और हम बात करेंगे आगे, राइट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी और सम गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो कहाँ से आ रही हैं, आपकी स्प्लिनिक आर्टरी से आ रही हैं। ठीक है, तो जो सीलियक प्लेक्सस है उससे क्या फॉर्म हो रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो रही है। हेपेटिक जो आर्टरी है वो बना रही है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी बना रही है। ठीक है, एंड जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो बनाती है राइट गैस्ट्रिक इपीप्लोइक आर्टरी एंड सम गैस्ट्रिक आर्टरीज को फॉर्म करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम वेन की बात करेंगे तो यहाँ पर पाया जाता है, वेन में आपको पोर्टल सर्कुलेशन याद रखना है। क्या रखना है याद आपको, पोर्टल सर्कुलेशन आपको याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लिनिकली भी। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं नर्व, नर्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो नर्व्स होती हैं आपके स्टमक की बात करेंगे, क्योंकि जब आपके स्टमक की सर्जरी होती है, चाहे कैंसर में हो या किसी भी कारण से स्टमक की सर्जरी होती है, तो उसमें जो आपकी नर्व सप्लाई है वो भी आपकी डेड होती है, वो भी कट ऑफ होती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व से क्या काम होता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, इसमें होती है इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई। ठीक है, इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई पहले हम बात करेंगे। पहले नर्व सप्लाई कौन सी है, इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई, ब्रांच ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसकी ब्रांच है ये, पहली आपको याद रखना है कौन सप्लाई होती है, इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई होती है। ये आपको याद रखना है किसकी ब्रांच है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की ब्रांच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई का नाम होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब भी आप बोलेंगे एंट्रिक नर्वस सिस्टम, सिस्टम दैट मीन्स इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई, इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई हम इसे बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, माइंट्रिक प्लेक्सस, मतलब एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है माइंट्रिक नर्वस सिस्टम, माइंट्रिक प्लेक्सस, ये दूसरा होता है माइजनर प्लेक्सस। ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस और माइजनर प्लेक्सस दो होता है। तो पहली जो सप्लाई है
आपके स्टमक की वो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है। वो कहाँ से बनती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से फॉर्म होती है। इसका नाम क्या होता है? एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है माइंट्रिक प्लेक्सस और दूसरा होता है माइजनर प्लेक्सस हम बोलते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सस को ऑर्बेट्स भी हम बोलते हैं, या दूसरा जो माइजनर प्लेक्सस को हम क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बेट्स प्लेक्सस भी बोलेंगे माइंट्रिक को, और माइजनर को हम क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसल बोलेंगे। कई बार एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आपको याद रखना है माइंट्रिक प्लेक्सस एंड माइजनर प्लेक्सस दो आपके होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। दूसरी सप्लाई होती है एक्सटेंसिक सप्लाई। ठीक है, एक्सटेंसिक नर्व सप्लाई जो होती है, ये टाइप ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है। यह जो इसकी वैरायटी होती है वो कैसी होती है? वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था, ये एग्जैक्टली किसकी हम बात कर रहे हैं? पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई होती है। और जो होती है एग्जैक्टली क्या है? वेगस। कौन सी नर्व होती है इसमें? वेगस। हम बात करेंगे इंट्रिंसिक की, तो उसमें आपको याद रखना है एंट्रिक नर्वस सिस्टम जिसे हम बोल रहे हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस और माइजनर प्लेक्सस, वो याद रखना है। लेकिन जब हम एक्सटेंसिक की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक सप्लाई वाली होती है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वाली होती है। एंड एग्जैक्टली वो कौन सी नर्व है? वो नर्व है कौन सी? वेगस। वेगस नर्व आपको याद रखना है। और ये जो वेगस नर्व है, इसका काम होता है एसिड प्रोडक्शन। आपके जो स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए ये होती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है गैस्ट्रिक एम्पटी, मतलब जो खाना आपका यहाँ पर आया है वो आगे मूव कराने के लिए ये वेगस नर्व काम करती है एंड एक्सटेंसिक नर्व काम करती है। तो वेगस नर्व का काम क्या है? आपके स्टमक में एसिड के फॉर्मेशन को करना, एंड फॉर्मेशन करने के बाद जो यहाँ प्रोटीन डाइजेशन होता है वो करवाना, एंड उस खाने को आगे की ओर मूव करवाने के लिए भी वेगस नर्व काम होता है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्पटी बोलेंगे, या गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है। ठीक है, और एग्जैक्टली कैसे होती है? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर रिलैक्स। जब यहाँ पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बताया था, जब ये रिलैक्स होगा तभी खाना आगे की ओर जाएगा। इसका मतलब है जो वेगस नर्व है वो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, जिससे खाना आगे की ओर मूव होता है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हमारे स्टमक में खाना गया और उसमें एसिड जब मिलेगा, कब एसिड मिलेगा? जब वेगस क्या करेगी? एसिड का फॉर्मेशन कराएगी। एंड जब खाना जो है नीचे की ओर कब जाएगा? जब आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर कैसा होगा? रिलैक्स होगा। मीन्स जो रिस्पॉन्स जैसे रिलैक्स होगा तो खाना नीचे की ओर जाएगा। मीन्स हम इसे बोलेंगे गैस्ट्रिक एम्पटी बोलेंगे एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी हम बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे इन केस ऑफ वेगोटॉमी, मतलब यदि हमने वेगस नर्व को कट कर देंगे, तो जैसे वेगस नर्व आपकी कट हो जाएगी तो आपको पता होगा कि आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। हमने क्या बोला? वेगस का काम क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करना ताकि खाना नीचे की ओर चले जाए। ठीक है, लेकिन यदि आपकी वेगस नर्व नहीं होगी तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, और जो खाना है यही पड़ा रहेगा, नीचे की ओर मूव नहीं हो पाएगा। डिले होगा गैस्ट्रिक एम्पटी, मतलब खाने को नीचे की ओर जाने में टाइम लगेगा। गैस्ट्रिक स्टेसिस हम बोलेंगे, खाना वहीं पड़ा रहेगा। और फाइनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? वॉमिटिंग के लिए। तो ये देखा गया है कि यदि वेगोटॉमी करते हैं मीन्स यदि आप अपने वेगस नर्व को काटते हैं या वेगस नर्व कट होती है किसी कारण से, तो उन पेशेंटों में देखा गया है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि वेगस नर्व नहीं है। गैस्ट्रिक एम्पटी बहुत डिले होती है, गैस्ट्रिक एम्पटी नहीं हो पाती है, और फाइनली हमको वॉमिटिंग जैसे लक्षण मिलते हैं। दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेगोटॉमी वो क्या है? वॉमिटिंग। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेगोटॉमी क्या है आपका? वॉमिटिंग। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सर्जरी में आपको आ जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेगोटॉमी क्या है? कॉमनली वॉमिटिंग है, क्योंकि आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो वेगस नर्व है आपकी, ये भी जो वेगस नर्व है इसके भी दो ट्रंक होते हैं। एक होता है एंटीरियर वेगल ट्रंक होता है, और दूसरा होता है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक होता है। वेगस नर्व किसे सप्लाई करती है? आपके स्टमक को करती है। ठीक है, ये कौन सा सप्लाई है आपका? एक्सट्रेंसिक है। ठीक है,
पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहलाता है। इसकी दो ट्रंक होते हैं, एंटीरियर ट्रंक होता है और पोस्टीरियर ट्रंक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। जो इसका एंटीरियर ट्रंक होता है उससे उससे क्या फॉर्म होती है, लेफ्ट वेगस नर्व फॉर्म होती है। और जो पोस्टीरियर ट्रंक होता है वो कहाँ से, वो क्या करती है, राइट वेगस नर्व को बनाती है। आपको याद रखना है, एंटीरियर ट्रंक ऑफ वेगस नर्व से क्या बन रहा है, लेफ्ट वेगल नर्व, एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक से क्या बन रहा है, राइट वेगल नर्व बन रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड जो लेफ्ट वेगल नर्व है वो एग्जैक्टली आगे जाकर उससे एक ब्रांच बनती है, हेपेटिक ब्रांच बनती है ऑफ एंटीरियर वेगल मतलब जो है हेपेटिक ब्रांच बनेगी। आपको याद रखना है कौन सी ब्रांच बनेगी, हेपेटिक ब्रांच बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, हेपेटिक ब्रांच बनेगी, आपको याद रखना है हेपेटिक ब्रांच ऑफ एंटीरियर वेगल। या हम बोलेंगे जो लेफ्ट वेगल है वहाँ से हेपेटिक ब्रांच बनती है। दूसरी जो होती है नर्व सप्लाई होती है लेजर कर्वेचर को। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो स्टमक है ये, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये लेजर कर्वेचर होता है, यहाँ पर जो सप्लाई नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वेगल नर्व है वहाँ की जो नर्व कुछ निकलती हैं और कहाँ पहुँचती हैं, आपके लेजर कर्वेचर में पहुँचती हैं, एंड वहाँ पर जाकर फॉर्म करती हैं नर्व ऑफ लेटर जेट। क्या बनाती हैं, नर्व ऑफ लेटर जेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेजर कर्वेचर में क्या बन रहा है आपका, नर्व ऑफ लेटर जेट बनता है। इसी प्रकार जो राइट वेगल नर्व है वो एक उसकी एक ब्रांच जो है वो सीलियक ब्रांच है, उससे एक सीलियक ब्रांच आपकी बनती है, सीलियक ब्रांच बनेगी। और दूसरी जो नर्व सप्लाई है, कुछ नर्व सप्लाई बनेगी या उसमें से कुछ नर्व निकल के पहुंचेंगी कहाँ पर, लेजर कर्वेचर में, और वो भी क्या बनाएंगी, फाइनली फॉर्म करेंगी, लेटर जेट फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये लेटर जेट क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, लेजर कर्वेचर में पाता है। एल याद रखना, लेजर कर्वेचर में पाया जाता है। और ये कैसे बनता है, लेफ्ट वेगल नर्व से बनता है, राइट वेगल नर्व से बनता है। सीलियक ब्रांच कहाँ से बनती है, राइट वेगल नर्व से बनती है। एंड आपकी जो हेपेटिक ब्रांच है वो कहाँ से बनती है, आपकी लेफ्ट वेगल ब्रांच से बनती है। ये आपको याद रखना। तो वेगस नर्व, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक की बात करेंगे तो लेफ्ट वेगल नर्व हो गया, हेपेटिक ब्रांच बन गई, और फाइनली क्या होगा, लेजर कर्वेचर में पहुंचेगी और वहां पर लेटर जेट बनाएगी। वैसे हम बात करें राइट वेगल नर्व, सीलियक ब्रांच बनाएगी, और कुछ नर्व क्या होगी, लेजर कर्वेचर में पहुंचेगी और क्या बना देगी, वहां पर नर्व ऑफ लेटर जेट फॉर्म कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। आगे भी हम कंटिन्यू और देखेंगे।